OPU तो सिर्फ निकनेम है, ये एक्चुअल में सब्जेक्ट का नाम है। जैसे कोई गैंगस्टर की कम्युनिटी हो, इतना लंबा नाम है, ठीक है। तो उसी गैंगस्टर की कम्युनिटी वाले सब्जेक्ट के लिए ये 7 गैंगस्टर टॉपिक्स निकाले हैं, और इन टॉपिक्स पे ही बेस्ड रहेगा पूरा सिलेबस हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो कोशिश करेंगे इन 7 टॉपिक्स को कॉन्टेक्स्ट में लेते हुए अच्छे से सारी चीज़ें कवर कर ले। वैसे इनमें से मोस्ट ऑफ चीज़ें हमने लास्ट पाइथन वाली वीडियो में देखा ही था, बट फिर भी ये 4 चीज़ें जो है, ये 4 चीज़ें एक बार अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम अच्छे से नहीं देख पाए थे, क्योंकि पाइथन में इतना ज़्यादा डीप में पूछे भी नहीं थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई। बट एंड सेम के लिए पाइथन में काम आएगी ये सारी चीज़ें, और जावा में तो अभी के लिए चाहिए ही। ठीक है, तो शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एक्चुअल में इसे जावा भी कहते हैं, या फिर जावा लैंग्वेज, और इसका मतलब अलग है, बट हमारे सब्जेक्ट में हमारे फैकल्टीज कोऑर्डिनेटर सारे जावा यूज़ करते हैं वर्ड, तो हम जावा के थ्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं इस बार। अच्छा, तो कोड एडिटर भी साइड में है, ऑनलाइन कोड एडिटर। कोड भी करते रहेंगे और साथ में समझते रहेंगे सारी चीज़ें, डेफिनेशन समझेंगे, उसके बाद उस चीज़ को कोड में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं ये चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहला ही गैंगस्टर टॉपिक है हमारा क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। हम साथ में ही यूजुअली इन दोनों चीज़ों को लेते हैं, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। अगेन इन दोनों का डेफिनेशन पता ही होगा सबको, क्योंकि अभी एक दिन पहले ही पाइथन की वीडियो में हमने देखा था ये डेफिनेशन, तो होपफुली सबको पता ही होगा। एक बार फिर भी हम डिस्कस करेंगे, फॉर्मेलिटी करना बहुत पसंद है। तो क्लासेस क्या है, अगर अच्छा वाला डेफिनेशन देखें तो क्लास, ये बुकिश डेफिनेशन है, क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट। हम अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं ब्लूप्रिंट की जगह क्लास एक टेम्पलेट है। अच्छा, टेम्पलेट है क्लास, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है एक रियल वर्ल्ड एंटिटी, ये बुक का डेफिनेशन है। ऑब्जेक्ट इज़ अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। अच्छा, रियल वर्ल्ड एंटिटी इसको क्यों बोलते हैं, क्लास की एंटिटी है एक वो ऑब्जेक्ट, वो हम मान लेते हैं, वो हम मानते हैं क्योंकि कोड में पता चलता है ये देख के ही। बट रियल वर्ल्ड एंटिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ ही इसलिए शुरू हुआ था कि हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, और जो एंटिटीज़ और क्लास का, ऑब्जेक्ट्स और क्लास का कॉम्बिनेशन है, वो ये चीज़ को सिंप्लीफाई कर देता है। जैसे स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई करता था, स्ट्रक्चर को इतना सीरियस नहीं लिया गया। क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स में ये 4 जो पिलर्स थे, उसकी वजह से क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स जो है, इन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पॉपुलर बना दिया। अच्छा, अच्छे से देखते हैं क्लास क्या होता है और एक ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब मान लो ये हमारा एक फॉर्म है, कोई भी फॉर्म मान लो जिस भी सेक्टर में है हम, किसी भी फॉर्म में नेम तो होता ही है। यहाँ पे अगर फिजिकल फॉर्म है तो यहाँ पे खाली स्पेस दी होगी, अगर डिजिटल फॉर्म है तो इस तरह बॉक्स दिया होगा। अभी मानते हैं कोई फिजिकल फॉर्म है, ईमेल मांग सकते हैं इसमें, इसमें मोबाइल नंबर मांग सकते हैं, इसमें कोई भी चीज़ मांग सकते हैं फॉर्म में ये लोग। मान लो एड्रेस मांग सकते हैं, और मान लो लास्ट में क्या, कुछ मत मानो। तो ये एक फॉर्म है, और ये फॉर्म में कुछ चीज़ें हैं जो हर एक इंसान के लिए सेम है। वो भले ही हम चले जाए, या फिर भले ही नरेंद्र मोदी जी चले जाए, या फिर भले मुकेश अंबानी चले जाए, सभी को फॉर्म में यही सारी डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। अब ये फॉर्म को हम बोल रहे हैं टेम्पलेट है ये एक फॉर्म की, कि इस टेम्पलेट में जो डिटेल्स लिखी है सभी को उन डिटेल्स के थ्रू जाना पड़ेगा, सभी को वही सारी डिटेल्स फिल करके फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, कोई भी हो। मान लो बैंक अकाउंट खुलवाने का फॉर्म है, तो बैंक में एक फॉर्म्स का बंडल पड़ा रहता है, और हमें उनमें से एक फॉर्म लेके उसे फिल करके काउंटर पे देना होता है। तो ये चीज़ हम इस फॉर्म को यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं, और इसके बाद हमने इस फॉर्म को बोल दिया है कि ये टेम्पलेट है। अब ऑब्जेक्ट क्या है,
ऑब्जेक्ट हर एक वो इंसान है जो इस फॉर्म को फिल करेगा। कैसे देखते हैं एक बार यहाँ पे, और सुडो कोड लिख के, और फिर हम कोड लिख के भी देखेंगे। हमने एक क्लास बनाई है, क्लास का नाम मान लो फॉर्म दे दिया है, और हमने एक क्लास शुरू कर दी। क्लास के अंदर हमने मान लो स्ट्रिंग नेम दे दिया। जावा में स्ट्रिंग का एस कैपिटल आता है, स्मॉल करोगे तो एरर आएगा और एग्ज़ाम में मार्क्स कटेंगे। तो स्ट्रिंग का एस कैपिटल और नेम, यहाँ पे हमने दे दिया हमारा नाम। सेमीकोलन जावा में मैंडेटरी है, पाइथन में नहीं था। एक और स्ट्रिंग लेते हैं, ईमेल। यहाँ पे ईमेल में xyz@gmail.com, कुछ भी रैंडम ईमेल ले लिया। नंबर में हम एक डालेंगे, नंबर में भी स्ट्रिंग ही हम डाल देते हैं। अब जावा जो है बाय डिफ़ॉल्ट जितने इनपुट लेता है सभी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। ये चीज़ हम देख सकते हैं जो जावा की पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड है एक्चुअली। ये जो मेन मेथड हम जावा में डिक्लेयर करते हैं, इसमें यहाँ पे हम स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं, क्योंकि जावा हर एक वेरिएबल को इनपुट में लेने के बाद स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देती है, ऐसा माना जाता है। इस चीज़ का मतलब क्या है? इस चीज़ का मतलब है जो तोड़ के हम देख सकते हैं। पहली चीज़ तो पब्लिक है, मतलब इसे कहीं कोई भी एक्सेस कर सकता है पूरे प्रोग्राम में। यूजुअली कंपाइलर जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है तो वो उसे ढूंढना पड़ता है कि मेन मेथड कहाँ है, क्योंकि मेन मेथड से ही हमेशा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। मेथड और फंक्शन के बीच में लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, तो कभी भी मेथड वर्ड यूज़ हो रहा है तो उसका मतलब सेम है फंक्शन की तरह ही। कोई प्रोसीजरल लैंग्वेज होगी तो उसे फंक्शन बोलेंगे, कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगी तो उसे मेथड बोलेंगे, पर है दोनों चीज़ें सेम ही। तो यहाँ पे भी फंक्शन कीवर्ड यूज़ करें या मेथड यूज़ करें, दोनों सेम ही है। अब कंपाइलर जब एग्जीक्यूशन शुरू करता है उसे मेथड ढूंढनी पड़ती है, मेन मेथड कहाँ पे है। तो मेन मेथड ढूंढने के लिए कंपाइलर के हेल्प के लिए यहाँ पे पब्लिक रखना पड़ता है। और हम इसमें पब्लिक मेथड में स्टैटिक मेथड में कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो बनाने की ज़रूरत नहीं होती। ऑब्जेक्ट बनाए बिना भी इस मेथड को, इस क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। जो मेन क्लास है, एक्चुअल में एक क्लास होगी और उस क्लास के अंदर ये मेन मेथड होगी। जो इस क्लास में मेन मेथड है उस क्लास के नेम की तरह ही वही नेम फाइल को भी दे के सेव करना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें देखते हैं जब हम ऑनलाइन एडिटर में जाएंगे, तब भी यही चीज़ फॉलो करेंगे। वॉइड का मतलब है कि कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा है हमारा मेन मेथड जो है, मेन मेथड कह लो, मेन फंक्शन कह लो। और मेन जो है ये मेथड का नाम ही है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हर प्रोग्राम में आती ही है। हमने यहाँ पे कंपाइलर ये एडिटर अगर ये रिफ्रेश किया तो ये लोग यहाँ पे भी मेन मेथड डाल ही देंगे। ये इन्होंने एक क्लास बनाई है जो कि मेन मेथड वाली क्लास है, क्लास हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे इन्होंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन डाल दिया है। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम ये फिर से हटा देते हैं और हम अपने नोटपैड पे आते हैं। मेन जो है मेथड का नाम है और स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स हम मेन मेथड में पास करते हैं जावा लैंग्वेज में। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, डाइवर्ट नहीं होना। नंबर इन्होंने इनपुट में लिया और वो भी स्ट्रिंग में ले लिया, 999। ये नंबर ले लिया इनपुट में, और एक स्ट्रिंग में ही एड्रेस भी ले लेंगे। एड्रेस कुछ भी ले लो। और ये हो गया हमारा एक फॉर्म का क्लास। अब इसमें हमने सिर्फ वेरिएबल्स बनाए हैं। हम वेरिएबल्स के साथ साथ यहाँ पे फंक्शंस भी बना सकते हैं, मेथड्स भी बना सकते हैं। मेथड्स और फंक्शन एक ही है। तो मान लो यहाँ पे, चलो अभी के लिए कोई फंक्शन नहीं बना रहे, आगे कंस्ट्रक्टर देखेंगे तब हम देखेंगे कि किस किस तरह के फंक्शंस हो सकते हैं। अभी के लिए छोड़ो फंक्शन क्या होता है, छोड़ो। ये हमारी एक क्लास बन गई है। अब मुझे इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो देखो सबसे पहले अच्छी प्रैक्टिस ये है कि क्लास का नाम कैपिटल से शुरू करो।
फंक्शन के केस में हम एक ये हैबिट बनाए थे कि हमेशा फंक्शन का नाम स्मॉल से शुरू कर रहे थे। क्लास के केस में क्लास का नाम कैपिटल से शुरू करना एक अच्छी प्रैक्टिस है। अब क्लास बना ली हमने यहाँ पे फॉर्म नाम से, और उसके अंदर उसकी टेम्पलेट बना ली कि नेम बाय डिफ़ॉल्ट ये है, ईमेल बाय डिफ़ॉल्ट ये है, नंबर और एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट ये रहेगा। तो ऑब्जेक्ट बनाना है इस क्लास का, तो हम क्लास का नेम लिखेंगे और ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे, इक्वल्स टू लिखेंगे, न्यू, फिर से क्लास का नेम, और इसको कॉल करेंगे इस तरह लिखेंगे। कॉल एक्चुअली हम क्लास को नहीं कर रहे, किसी और चीज़ को कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं वो आगे देखते हैं, कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे तब। अभी के लिए ये हमने फॉर्म क्लास जो थी उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है, और ऑब्जेक्ट बना के हमने उसे डिक्लेयर किया है। ये जो ऑब्जेक्ट, ये है कंस्ट्रक्टर कॉल है। कंस्ट्रक्टर कॉल कंस्ट्रक्टर को अवेयर कर देगा, और जब तक इसका स्कोप रहेगा तब तक रहेगा। अब हम क्या कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट से। देखो सबसे पहले तो F1 जो है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। F1 हमारा ऑब्जेक्ट है। अब F1 का नाम अगर हमें सेव करना है ना, तो हम इस तरह लिख सकते हैं F1 डॉट नेम इक्वल्स टू, ये हमने रजत को एडिट करके रोशन कर दिया F1 के नेम में, और सेमीकोलन मैंडेटरी है। हम F1 का ईमेल भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं XYABC, कुछ भी लिख दो, स्ट्रिंग ही है, कोई वैलिडेशन करने वाला नहीं है। अब हमें इन चीज़ों को प्रिंट करना है, तो हम सिंपली सबसे पहले एक और चीज़, हमको जो मेन क्लास है जिसे हम एक्सेस कर रहे हैं उसे पब्लिक क्लास देना पड़ेगा, तभी उसकी चीज़ें हम बाहर एक्सेस कर पाएंगे। अब फॉर्म नाम की क्लास को पब्लिक दे दिया। ये सारी चीज़ें जो है हमारी इस तरह बाहर नहीं घूम रही होंगी पाइथन और जावास्क्रिप्ट की तरह, ये सारी हमारी मेन क्लास के मेन फंक्शन के अंदर होंगी। तो एक क्लास बना दिया, और क्लास का नाम कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे तो अच्छा लगेगा पढ़ने वाले को। यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और जावा में तो एज़ यूजुअल हमारी कर्ली ब्रैकेट्स आती ही है। पाइथन में नहीं थी, जावास्क्रिप्ट में थी ही। तो ये हमारा सिंटैक्स है क्लास और ऑब्जेक्ट बनाने का। मुझे पता है अच्छे से समझ में नहीं आया होगा अभी भी कुछ भी। एक बार हम कोडिफाई करते हैं इस चीज़ को, और फिर समझते हैं कि कैसे ये चीज़ काम करती है। ये हम आ गए जावा के इंटरप्रेटर पे, कंपाइलर पे सॉरी, और हमने एक बेसिक क्लास बनाई सेम ही मेन नाम की, या फिर हमने मेन से पहले वही चीज़ बना दी। हमने क्या बनाया था, यहाँ पे फॉर्म नाम से क्लास बनाया था। ऐड पहले आएगी बाद में कोड होगा। फॉर्म नाम से क्लास बनाया था, और क्लास को हमने ओपन किया, हमने नेम इक्वल्स टू कर दिया था रजत। यहाँ पे हमने ईमेल इक्वल्स टू ये कर दिया सपोज। हमने और क्या क्या लिया था, नंबर, हमने ये नंबर भी ले लिया, और सेमीकोलन मैंडेटरी है हर जगह पे। और चौथी चीज़ थी हमारे पास एड्रेस, हमने एड्रेस भी लिख दिया। अब हम एक फंक्शन बना रहे हैं। फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, हम जावा में फंक्शन किस तरह बनाते हैं जैसे C++ में बनाते हैं। वाइड फंक इक्वल्स, इसमें हमने पास कर दिया, अभी के लिए पास कुछ नहीं कर रहे, या फिर पास कर ही देते हैं हम, नेम, ईमेल, नंबर और एड्रेस। हमने 4 चीज़ें पास की है, और हम
इन चारों चीज़ों को दिस कीवर्ड से इनिशियलाइज कर देंगे। दिस कीवर्ड कैसे काम करता है वो भी देख लेते हैं, पहले इन्हें कोडिफाई कर लेते हैं। हाँ, हमने नोटपैड में ये सारी चीज़ें नहीं की थी। अब हम फंक्शन बना रहे हैं एक। तो हमने ये जो है फॉर्म क्लास बना दी है। अब एक काम करते हैं, हम एक मेन क्लास भी बना देते हैं। मैं इस टैबलेट को दूर रख के कीबोर्ड ले लेता हूँ पास में। अब हम एक मेन क्लास भी बना देते हैं। यहाँ पे ये क्लास एंड हो रही है और अब हमने क्लास मेन बनाया और मेन क्लास में हम बनाएंगे क्लास मेन जो है हमारी पब्लिक भी रहेगी और पब्लिक में हमेशा p छोटा रहेगा। इसमें इंडेंटेशन का कुछ भी नहीं है तो हम ये हटा भी देंगे स्पेस, फिर भी दिक्कत नहीं आएगी। बस हम रीडेबिलिटी बेटर करने के लिए जो है स्पेस ऑटोमेटिक लग जा रही है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज होता है, स्पेसिस का कोई कनेक्शन नहीं है। तो हमने यहाँ पे सपोज एक ऑब्जेक्ट बना दिया फॉर्म नाम से, फॉर्म f1 नाम से ऑब्जेक्ट बनाया हमने। ये जो ऑब्जेक्ट का नाम है इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड यहाँ पे यूज़ करते हैं, पाइथन के केस में हम यूज़ नहीं कर रहे थे। और ये फॉर्म, अब हम देखते हैं किसको कॉल किया था हमने। एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं और फंक्स की जगह फॉर्म कर देते हैं। और यहाँ पे हम पास कर रहे हैं एक कुछ और नेम और ईमेल आईडी भी कुछ और हम इसमें मोबाइल नंबर भी कुछ और पास करेंगे और इसमें एड्रेस भी कुछ और पास करेंगे। और सेमीकोलन लगा दिया। ये एक नया फंक्शन बन गया है, ये एक नया क्लास और मेन फंक्शन बन गया है। अब ये जो है हमारा सारा डेटा है और इसके बाद हम इसको प्रिंट भी करवा देंगे कि किस तरह ये चीज़ें काम करती है। प्रिंट करवाने से पहले हमने यहाँ पे क्या किया था, ये सारी डिटेल्स हमने मैन्युअली पास किया था डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके, बट इस बार हम सिर्फ इसको प्रिंट करवाएंगे। एक काम करते हैं, कंस्ट्रक्टर कॉल तो ऑलरेडी होगा ही, तो इसे यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट कराने के लिए एज यूजुअल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज़ होता है जावा के केस में, और यहाँ पे प्लस से सारी चीज़ें यूज़ होती है। नेम प्लस और ये स्पेस एक डाल देते हैं, फिर से प्लस ईमेल, फिर से प्लस करके स्पेस डाल देते हैं, फिर से प्लस। ये स्पेस है सिर्फ सारी चीज़ों को सेपरेट करने के लिए और प्लस है सब चीज़ों को कॉन्कैट करने के लिए। कॉन्कैट का मतलब होता है दो चीज़ों को जोड़ना, दोनों को मर्ज करना। तो हम वेरिएबल्स और स्पेसिस को मर्ज करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। प्लस और जो इन्वर्टेड कॉमास है उनके बीच में स्पेस है। अब यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर रहे, इसको रन करके देखते हैं। ऑब्वियसली पहले अटैम्प्ट में कभी भी रन नहीं होता है। आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड, इंटीजर नंबर इज़ टू लार्ज। मैंने कहाँ इसको इंटीजर लिया है, मैंने स्ट्रिंग लिया है इसको, ये स्ट्रिंग है। और फिर ये भी स्ट्रिंग है। अब चल जाएगा क्या? आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड, सॉरी ये पाइथन की आदत लग गई है हमको। हम पाइथन पढ़ रहे तो पाइथन की आदत लग गई है, हर जगह स्ट्रिंग आएगा। पाइथन में सारे डेटा टाइप हम नहीं दे रहे थे इसलिए यहाँ भी आदत लग गई है। और कुछ भी था आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड, हाँ फंक्शन के जो कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स है वहाँ भी आइडेंटिफायर्स चाहिए। अब होपफुली रन हो जाना चाहिए।
ओके, ये सारी चीज़ें प्रिंट हो गई है, ये सारी चीज़ें प्रिंट हो गई है। void प्रिंट डेटा और पैरामीटर्स कुछ भी नहीं है, और इसके अंदर हमने यही चीज़ प्रिंट कर दी है और ऊपर ले जा रहे हैं, ये एंटर किया। और एक बार मेरे प्रिंट डेटा वाले फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कॉल नहीं किया उस फंक्शन को, तो तब तक वो रन नहीं होगा। मैं इस f1 डॉट प्रिंट डेटा को कॉल कर रहा हूँ। अभी भी देखो, जो हमारा फंक्शन है वो प्रिंट तो यही डेटा करेगा जो हमने पास किया है। क्यों? क्योंकि हमने जो कंस्ट्रक्टर में पास किया है वो कंस्ट्रक्टर वाला डेटा जो है इस डेटा के अंदर स्टोर हो गया है ऑलरेडी, इन सारी चीज़ों को रिप्लेस करते हुए। अब हमने जो फंक्शन ये बनाया है फंक्शन, हमने सपोज कंस्ट्रक्टर को जो है कमेंट आउट कर दिया, तो जावा क्या करता है, ऑटोमेटिक ही कंस्ट्रक्टर जो है बना देता है जिसमें ऑब्जेक्ट्स की चीज़ें लोड हो जाती है ऑलरेडी ऑटोमेटिक। अब देखो, इस केस में हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ भी पास नहीं किया और f1 डॉट प्रिंट डेटा करने से पुराना डेटा जो है प्रिंट हो गया, क्योंकि हमने इन सारी चीज़ों को कमेंट कर दिया है। अगर इन चीज़ों को अनकमेंट करें तो वो जो नया डेटा है हमको पास करने को बोलेगा फंक्शन के अंदर, सॉरी कंस्ट्रक्टर के अंदर। अब कंस्ट्रक्टर हम बोल तो रहे हैं, पर कंस्ट्रक्टर होता क्या है ये हमने अभी तक देखा नहीं है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है एक बार देख लेते हैं ये चीज़। अच्छा, अब कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन पूछ सकते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग पूछ सकते हैं। तो हम कंस्ट्रक्टर देख लेते हैं। वैसे मेथड्स तो हमको पता ही है, बट उसकी ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग वाली जो फीचर्स है वो एनकैप्सुलेशन में देखेंगे हम। कंस्ट्रक्टर पे आते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, हमने C++ में पढ़ा ही है वैसे तो, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। अब जावा में कंस्ट्रक्टर तो अपना काम करता है सही से, बट डिस्ट्रक्टर जो है नहीं होता, क्योंकि जावा ऑटोमेटिक गार्बेज मेमोरी क्लियर करना सपोर्ट करता है। तो जो ऑब्जेक्ट्स यूज़ में नहीं है वो ऑटोमेटिक जावा जो है डिलीट कर देता है मेमोरी में से। तो डिस्ट्रक्टर जावा के केस में यूज़ नहीं होता। कोई अगर इंटरव्यू में कहीं पे पूछे तो बोल सकता है कि डिस्ट्रक्टर जावा के केस में नहीं होता, सिर्फ कंस्ट्रक्टर होता है। कंस्ट्रक्टर भी बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक बन जाता है, बट हम अपने चॉइस से एक्सप्लिसिटली भी बना सकते हैं, जो कि वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर देगा। देखो, हमने सबसे पहले तो दिस कीवर्ड जो यूज़ किया था ना, वो सेम था पाइथन के सेल्फ कीवर्ड से। सेल्फ मतलब वही चीज़ उस ऑब्जेक्ट को रिफ़र करते हैं जिस ऑब्जेक्ट के लिए ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर वो फंक्शन है, फंक्शन दैट डज नॉट रिटर्न्स एनीथिंग। कंस्ट्रक्टर ऐसा फंक्शन है जो कुछ नहीं रिटर्न करता, तो ऑब्वियसली इसका रिटर्न टाइप भी नहीं होता, जो हम लिखते हैं फंक्शन के नाम से पहले कि क्या चीज़ कौन से टाइप की वैल्यू रिटर्न टाइप रिटर्न करेगा, इसमें रिटर्न टाइप भी कुछ नहीं होता। और तीसरी चीज़, इसका फंक्शन कॉल कभी भी नहीं होता। ये फंक्शन सिर्फ एक ही बार कॉल होता है, कॉल्ड ऑटोमेटिकली, हम नहीं करते, ऑटोमेटिक होता है। देखो, इसकी बात नहीं हो रही, ये जो हमने, अरे ये बंद कैसे हो गया, देखो यहाँ देखते हैं, इस फंक्शन की बात नहीं हो रही, ये तो है एक फंक्शन ही है। यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर मतलब इसकी बात कर रहे हैं, जो फॉर्म नाम का है ना, इसकी बात कर रहे हैं। ये तो एक फंक्शन ही है, पर ये जो है एक कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन है, और कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होगा इस स्टेटमेंट पे। चलो देखते हैं। कंस्ट्रक्टर ने हमने तीन चीज़ें देखी, कि कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, कुछ भी रिटर्न नहीं करता, और ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। अब एक लास्ट चीज़ है कि कंस्ट्रक्टर जो है ना, वो यूजुअली इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ होता है, यूज्ड टू इनिशियलाइज द वेरिएबल्स ऑफ क्लास। क्लास के जो वेरिएबल्स हैं उनको इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ होता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है ना, वो सेम होता है, नेम इज सेम एज इट्स क्लास नेम।
ये इसने एक्सप्लिसिटली पॉपअप भी दे दिया। एक सेकेंड, ये इट्स है। इसका नाम जो होता है इसके क्लास के नेम जैसा सेम ही होता है। यहाँ पे हमने नोट किया कि ये जो कंस्ट्रक्टर का नाम है फॉर्म, ये क्लास का भी नाम है फॉर्म, इसलिए वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया ऑटोमेटिकली कि, और पता चल गया कंपाइलर को कि हाँ ये इस क्लास में है। अब कंस्ट्रक्टर से हमने जो किया था ना, वही किया था, दिस कीवर्ड को यूज़ करके वेरिएबल इनिशियलाइज किया था। अब दिस का मतलब क्वेश्चन में पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में, तो दिस क्या होता है? दिस जो है ना, ये रिफ़र करता है कि किस ऑब्जेक्ट ने इस चीज़ को कॉल किया है। ये एरर क्यों आ रहा है? एरर नहीं आना चाहिए। अच्छा, मैंने इसको अनकमेंट कर दिया था इसलिए, हाँ अब एरर नहीं आना चाहिए रन करने पे भी। हाँ अच्छा, तो दिस कीवर्ड हम समझ रहे थे। दिस कीवर्ड रिफर करता है जिस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है उस ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग नेम को, नेम की वैल्यू जो नेम पास किया उसमें सेव कर देना है। अब इसका मतलब क्या है हम समझते हैं, यहाँ पे समझते हैं। दिस कीवर्ड जो है is referring to object f1's data in this case। अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं कि f1 क्या है, डेटा क्या है। ये हमने फॉर्म की जो टेम्पलेट बनाई थी ऊपर, उस टेम्पलेट में हमने क्या बोला था कि कोई भी इंसान हो, हम जाए या मोदी जी जाए या अंबानी जी जाए, सभी के लिए सेम ही टेम्पलेट रहेगा। तो मान लो अभी पर्सन 1 गया है और पर्सन 1 के लिए कुछ अलग डेटा होगा फॉर्म में। फॉर्म का टेम्पलेट सेम रहेगा, नेम होगा, ईमेल होगा, नंबर होगा और एड्रेस होगा, बट डेटा तो अलग अलग होगा ना। उसका नाम सपोज रमेश है, उसका ईमेल सपोज रमेश @123 नहीं ले रहे, eco.com ऐसा कुछ है। और मान लो इनका नंबर कुछ और है, नंबर है 958465689878 कुछ भी मान लो, मैंने कुछ भी दिया है, कॉल मत करके देखना। और एड्रेस इनका मान लो है घाटलोडिया अहमदाबाद, यहाँ कॉमा नहीं आएगा, ये एक ही ब्रैकेट का पार्ट है। मान लो ये एड्रेस है घाटलोडिया अहमदाबाद। तो अब इनका डेटा कुछ और है। अब मान लो कोई और इंसान आ गया है पर्सन 2, उसका नाम कुछ और ले लो, सुरेश ले लो, मान लो उनका सुरेश @gmail.com है। नंबर इनका मान लो कुछ ऐसा है और इनका मान लो चाणक्यपुरी है। तो इनका डेटा थोड़ा सा अलग हुआ, तो फॉर्म तो दोनों के लिए सेम रहेगा बट डेटा अलग अलग होगा ना। तो दिस रिफ़र कर रहा है कि पर्सन 1 जो ऑब्जेक्ट है उसके डेटा के अंदर ये डालना है। तो पर्सन 1 के नेम के अंदर ये नेम जो पास किया है वो स्टोर हो जाएगा, पर्सन 2 के नेम के अंदर ये स्टोर हो जाएगा। चलो इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेने के लिए एक और ऑब्जेक्ट भी बना देते हैं, फॉर्म f2। अब फॉर्म अलग अलग नहीं है इसलिए p1 ले लेते हैं और p2 ले लेते हैं ऑब्जेक्ट का नाम। p1 ये पहला पर्सन है जिसका ऑब्जेक्ट है, और ये p2 दूसरा पर्सन है जिसका ऑब्जेक्ट है। ये नया पर्सन बना रहे हैं, मतलब वो पर्सन का नया फॉर्म ले रहे हैं, और ये हमने उसके लिए भी कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया। सेम ही चीज़ें रखेंगे, सिर्फ उसका मतलब सेम फॉर्मेट रखेंगे, सिर्फ उसका डेटा चेंज कर देंगे। अब ये मान लो है, क्या नाम दे इसको, इसको दे दो रमेश ही दे दो, नहीं तो कलेश हो जाएंगे। रमेश @gmail.com। नंबर्स तो कुछ भी दे दो। नंबर मैंने स्ट्रिंग में इसलिए रखा है क्योंकि मैं इंटीजर में इतनी बड़ी वैल्यू दूंगा तो एरर आने लगेगा। इसकी लिमिट जो है इंटीजर वेरिएबल की वो इतनी ज़्यादा नहीं है, 10 डिजिट्स की, इसलिए मैंने इतना छोटा दिया है। इंटीजर छोटा देने की जगह मैंने स्ट्रिंग बना दिया इसको। और इनका मान लो हमने कहाँ थे, रमेश भाई घाटलोडिया अहमदाबाद एड्रेस दे दिया। अब अगर मुझे प्रिंट करवाना है p2 तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ system.out.println
कि p2 डॉट नेम और फिर प्लस p2 डॉट ये, पर मुझे ये इस तरह नहीं लिखना, मैं सिर्फ एक फंक्शन कॉल करके प्रिंट करवा सकता हूँ, तो मैं इतना सारा क्यों लिखूँगा। अब फंक्शन कॉल करके मैंने एंटर किया, तो अब देखो दोनों का ही डेटा स्टोर हो जाना चाहिए। मुझे सेमीकोलन डालने की आदत नहीं है, पाइथन का लास्ट पेपर था इसलिए। अब मैंने इनके लिए रन किया तो एक्चुअल में दो बार सारी चीज़ें प्रिंट हो गई, क्योंकि हमने यहाँ पे भी प्रिंट करवा दिया है कंस्ट्रक्टर कॉल में, और हमने प्रिंट डेटा वाले फंक्शन में भी प्रिंट करा दिया है। हम ये फंक्शन को जो है कमेंट कर देते हैं, फिर भी वो चीज़ प्रिंट हो ही जाएगी, क्योंकि कंस्ट्रक्टर कॉल तो हो रही है, और कंस्ट्रक्टर कॉल में ये प्रिंट वाला स्टेटमेंट भी हमने डाल दिया है। कोई नहीं, प्रिंट हो जाने दो एक बार। हमें एक्सप्लिसिटली प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं है इस फंक्शन के थ्रू। एक्चुअल में ये फंक्शन भी हमारे अभी के लिए किसी काम का नहीं है, तो इसे भी कमेंट कर देते हैं। तो हमने देखा कि दो अलग अलग पर्सन्स थे, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स थे, उनके लिए दो अलग अलग डेटा स्टोर हो गया, जबकि टेम्पलेट फॉर्म का सेम ही है। मान लो इस रोशन ने एक कॉपी ली होगी फॉर्म की और रमेश भाई ने दूसरी ली होगी, तो दोनों के फॉर्म में अलग अलग डिटेल्स होगी जो बैंक के काउंटर के पास जाएंगी, और वो दोनों की रिक्वेस्ट अलग अलग प्रोसेस करेंगे। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट किस चीज़ का, मेथड क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। कंस्ट्रक्टर भी हमने साथ साथ में देख ही लिया है, तो ये तीन चीज़ें हम दो चीज़ें हम मार्क करते हैं, हो गया है हमारा। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, ये चार चीज़ें जो है ना, 3 4 5 6, ये चार चीज़ों को हम बोलते हैं पिलर्स ऑफ ओप्स। ओप्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ये ओप्स का मतलब कुछ और नहीं है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम है। तो ये जो चार पिलर्स हैं, इन पिलर्स पे क्वेश्चन पक्का ही आएंगे, तो पिलर्स अच्छे से देखना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक एक करके सारी चीज़ देखेंगे। अब इसमें थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज कर देंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे पॉलीमॉर्फिज्म को है थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, एनकैप्सुलेशन को भी थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म से भी पहले ले लेते हैं, और इनहेरिटेंस को एब्स्ट्रैक्शन से पहले ले लेते हैं। नोटपैड में शॉर्टकट्स नहीं काम करते, कोई नहीं, और इनसे स्पेस हटा देते। तो एनकैप्सुलेशन देखते हैं सबसे पहले, वही है ना, हाँ। एनकैप्सुलेशन क्या होता है, तो एनकैप्सुलेशन का मतलब हम इंग्लिश में देखें तो किसी चीज़ को ढक देना, किसी चीज़ को कैप्सुलेट कर देना। और इस टर्म का अगर अच्छे से मतलब समझना हो तो एक फिगर था, गूगल पे शायद मिल जाएगा सर्च करने पे, कि एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, सर्च करोगे तो मिल जाएगा। किसी चीज़ को कैप्सूल में बंद कर देना। कैप्सूल जो है हम दवाई में कैप्सूल लेते हैं वो वाली मान लेते हैं। तो किसी चीज़ को एनकैप्सुलेट कर देना मतलब किसी चीज़ को ढक देना, ऐसा जो बाहर दिखे ना, बाहर दिखे बट बाहर से एक्सेस ना हो, इस तरह। तो एनकैप्सुलेशन है वो हमारा रिफ़र करता है किसी चीज़ को ढक देना। ठीक है, तो एनकैप्सुलेशन कैसे यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ होता है एक्चुअली में, वो देखते हैं। अब मान लो हमने यहाँ पे एक ये फंक्शन बनाया था। फंक्शन जो था बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक था, इसलिए हम इसे दूसरे क्लास में एक्सेस कर पाए थे। ठीक है, तो एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है, हम एक क्लास जो है, ये फॉर्म नाम की क्लास है, फॉर्म के अंदर ये वेरिएबल्स जो है, ये 4 वेरिएबल्स हैं, और ये एक फंक्शन है, और ये कंस्ट्रक्टर है। ये सारी चीज़ों को हम कैप्सुलेट कर पा रहे हैं इस क्लास के अंदर, उसको रीडेबल बना रहे हैं, उसे अच्छी तरह दिखा रहे हैं। अब क्लासेस ना होती तो ये ब्रैकेट ना होती, ये जो है, और ब्रैकेट ना होती तो सारा कोड मिक्स हो जाता, जैसे पाइथन के केस में होता है। वैसे पाइथन ईजी है, पाइथन में हम फंक्शंस को डेफ कीवर्ड से बनाते हैं, तो उसमें सेम फंक्शन के नाम जैसे ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए पाइथन ईजी लगती है। बट एनीवेज, क्लासेस हम बना के इन चीज़ों को कैप्सुलेट कर रहे हैं। हमने एक क्लास मेन बनाई है, उसके अंदर जो मेन मेथड का हमारा कंटेंट है सब कुछ डाला है, और इसलिए हमारा ये आउटपुट आया। देखो कोड दिखने में बहुत लंबा खासा लग रहा है, पर समझने में इतना इजी है, क्योंकि क्लास जो है वो एक सेक्शन में डिवाइड कर दे रही है, दूसरी क्लास जो है दूसरे सेक्शन में डिवाइड कर दे रही है।
हमने क्लास के अंदर वेरिएबल्स और मेथड्स को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया है कि वो चीज़ें मिक्स नहीं हो रही, वो चीज़ें डिफ्रेंशिएट करके दिखा रही है कि ये चीज़ किस लिए, ये चीज़ किस लिए है। तो ये एनकैप्सुलेशन टॉपिक जो है वो कहता है कि हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को एक सारी क्लासेस के अंदर वेरिएबल्स और मेथड्स को कैप्सुलेट कर सकते हैं। ये टॉपिक हमारा एनकैप्सुलेशन कहता है। तो एक्चुअल में ये है क्या, पिलर्स जो है ये है फीचर्स है। जैसे आपके फ़ोन के फीचर्स होते हैं, 256 GB वेरिएंट है, रॉम है 256 GB, 12 GB रैम है, उसके बाद 6.9 इंच का डिस्प्ले है, और 60 हर्ट्ज डिस्प्ले रेट है, 120 हर्ट्ज डिस्प्ले रेट है। ये फ़ोन के फीचर्स है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उसके ये फीचर्स होते हैं, उनमें उसमें ये 4 चीज़ें होती है, यूज़ होती है, जो ईजी बनाती है, चीज़ों को ज़्यादा कंफर्टेबल बनाती है। अब हम अगर डेटाबेस बना रहे हैं तो उन चीज़ों में ये वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। किसी एक एंटिटी के करस्पॉन्डिंग कुछ डेटा स्टोर करना, उसमें इस एंटिटी को बोलते हैं, जो हमने यहाँ पे F1 P1 P2 लिया ना, इस एंटिटी की जगह वहाँ पे बोलते हैं प्राइमरी की डेटाबेस में, जो हर चीज़ हर एक यूनिक होती है हर एक इंसान के लिए। जैसे यहाँ पे P1 है तो दूसरा ऑब्जेक्ट P1 नाम से नहीं बना सकते। तो ये चीज़ें डेटाबेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, इसलिए रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। रियल लाइफ जो प्रोजेक्ट्स है जो डिप्लॉय हो गए हैं ऑलरेडी, वहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत यूज़ होती है। चलो समझते हैं पिलर्स पे। एनकैप्सुलेशन हमने देखा है कि एनकैप्सुलेट मतलब एक क्लास के अंदर हम वेरिएबल्स और मेथड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसे कैप्सुलेट कर सकता है। अगर मैंने यहाँ पे पब्लिक की जगह प्राइवेट दे दिया होता, प्राइवेट क्लास, ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डिफ़ॉल्ट क्लास है। अब एक्सेस स्पेसिफायर्स हमने जो देखे थे C++ में लास्ट ईयर, हमने 3 टाइप्स के देखे थे एक्सेस स्पेसिफायर, जबकि जावा में हमारे 4 टाइप्स के हैं। तो जावा में हमारे एक्सेस स्पेसिफायर 4 टाइप्स के। एक्सेस स्पेसिफायर अगर नहीं पता किसी को तो देख लेते हैं, होपफुली नाम देख के याद आ जाएंगे। पहला है हमारा पब्लिक एज यूजुअल, दूसरा है हमारा प्राइवेट, तीसरा है हमारा प्रोटेक्टेड, चौथा है हमारा डिफ़ॉल्ट। अगर हम कुछ भी नहीं दे रहे तो वो डिफ़ॉल्ट बन जाता है। हम प्रोटेक्टेड मतलब एक क्लास और उसकी इनहेरिटेड क्लास ही सिर्फ उसे उसके मेंबर्स को एक्सेस कर सकती है, वेरिएबल्स को, इन चीज़ों को। इनहेरिटेंस में देखेंगे प्रोटेक्टेड का मतलब अच्छे से। प्राइवेट मतलब उस क्लास के अंदर ही सिर्फ यूज़ हो सकता है, उसके बाहर कहीं भी यूज़ नहीं हो सकते। और पब्लिक मतलब वो हर जगह यूज़ हो सकते हैं। अगर पैकेज के अंदर है तो पैकेज जहाँ पे इंपोर्ट किया है वहाँ यूज़ कर सकता है। पब्लिक मतलब एक क्लास के अंदर डिक्लेयर किया है तो वो क्लास के बाहर और पूरे कोड में यूज़ कर सकते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर्स को डीप में पढ़ेंगे जब हम अच्छे से थोड़े बड़े प्रोग्राम्स अच्छे खासे लिखेंगे इनहेरिटेंस के और इन चीज़ों के। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं पिलर्स की तरफ। पॉलीमॉर्फिज्म समझते हैं। अब देखो पॉलीमॉर्फिज्म के लिए एक फिर से नया एग्जांपल लेते हैं। हमने एक क्लास मेन बनाई है एक, और उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड तो है ही। और मेन मेथड है, हम क्या समझ रहे थे, पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखो एक पॉलीमॉर्फिज्म का जो डेफिनेशन है वो ये कहता है कि पॉली प्लस मॉर्फिज्म है। पॉली का मतलब कहते हैं मैनी, और ये है फॉर्म्स। मैनी फॉर्म्स का एग्जांपल हमने लास्ट ईयर अच्छा लिया था वीडियो में। जो महेंद्र सिंह धोनी है वो टीम में कैप्टन का रोल प्ले करते हैं, घर पे शायद एक हस्बैंड या फादर का रोल प्ले करते हैं, हो सकता है कहीं और जाते होंगे मीटिंग में तो वहाँ अटेंडी का रोल प्ले करते होंगे, हो सकता है किसी को गाइड करते हैं, किसी के कोच है तो कोच वाला रोल प्ले करते हैं। तो एक ही इंसान के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, बहुत सारे प्रोफेशंस हैं।
ठीक है, तो ये चीज़ें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के केस में यूज़ होती है। अब मैं दिखा देता हूँ एग्जांपल कैसे यूज़ होता है ये। सबसे पहले मैंने एक क्लास लिया और क्लास का नाम लिया कुछ भी फॉर्म से ले लिया, और उस क्लास के अंदर एक स्टेटमेंट लिखा, मैंने फंक्शन लिखा। फंक्शन का नाम func, कुछ पैरामीटर नहीं है, और मान लो ये फंक्शन प्रिंट करता है इनसाइड द फंक्शन। बस इतना ही प्रिंट करता है। और यहाँ पे मैं उस फंक्शन को कॉल करूँगा, अगर पब्लिक क्लास रहेगी मेन। यहाँ पे अगर मैं उस फंक्शन को कॉल करूँगा कि पहले उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट में रहेगा फॉर्म्स f1 इक्वल्स टू न्यू फॉर्म्स, और हमने f1 के अंदर फंक्शन जो है उसको कॉल कर दिया है। अब ये प्रिंट करना चाहिए इनसाइड द फंक्शन एज एक्सपेक्टेड। हमने मान लो इसी के अंदर एक और फंक्शन बना दिया है, और ये हमारा लेता है एक इंटीजर वैल्यू n, और प्रिंट करता है ये इनसाइड द वैल्यू फंक्शन। मान लो n को कुछ नहीं कर रहा है, इनसाइड द वैल्यू फंक्शन प्रिंट कर रहा है। अब हमने यहाँ पे एंटर किया, तो पहले इस केस में एंटर करने पे यही चीज़ प्रिंट होगी इनसाइड द फंक्शन। पर हम अगर इसके अंदर पैरामीटर भी भेज देते हैं, इसके अंदर मान लो 10 दे दिया, अब एंटर किया, तो ये इनसाइड द वैल्यू फंक्शन प्रिंट कर रहा है। अगर मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू डिक्लेयर कर लिया थी इंटीजर n इक्वल्स टू 10, और फिर मैंने यहाँ पे n पास किया होता, फिर एंटर किया होता, तो फिर से यही प्रिंट करता इनसाइड द वैल्यू फंक्शन। अब वैल्यू की जगह हम ये प्रिंट कर देते हैं, वैल्यू जो है यही, तो प्लस n प्लस, और इसको एंटर किया, तो इनसाइड द 10 फंक्शन आ गया हमारा। n की जगह उसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है जो हमने पास की है, और प्लस मतलब इस स्ट्रिंग के साथ जोड़ देना है हमको, कॉन्कैटिनेशन करना है। तो ये चीज़ थी। इस चीज़ को बोलते हैं एक्चुअल में मेथड ओवरलोडिंग। देखो, इससे ये भी समझ आया कि जावा में जो है कमेंट डबल स्लैश से करते हैं, पाइथन में हम हैश यूज़ कर रहे थे, बट हैश इस केस में काम नहीं करता है, डबल स्लैश यूज़ करना पड़ता है। वही चीज़ है, वेरिएबल्स डिक्लेयर कैसे करना है और ये सब कैसे करना है। वेरिएबल्स डिक्लेयर सेम तरीके से करना है जैसे हम C++ में करते हैं। फंक्शन डिक्लेयर सेम तरीके से करना है जैसे हम C++ में करते हैं। मोस्टली सारा सिंटैक्स सेम ही है, फॉर लूप ले लो, वाइल लूप ले लो, डू वाइल लूप ले लो, सारा सिंटैक्स सेम ही है जावा और C++ में। कुछ चीज़ें अलग हैं जो कि C++ में हम नहीं करते थे, जावा में है। ठीक है, तो वो चीज़ें सिर्फ देखेंगे। पहले तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मेन कॉन्सेप्ट जो है गैंगस्टर टॉपिक्स वो देख लेते, उसके बाद हम देख लेंगे आराम से डिफरेंस क्या होता है दोनों लैंग्वेजेस के बीच में। तो इनसाइड द एन फंक्शन प्रिंट हो गया। अगर यहाँ से पैरामीटर फिर से हटा देते हैं तो फिर से ऊपर वाला ही फंक्शन प्रिंट हो जाएगा, वो इनसाइड द फंक्शन। तो ये है मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग का एक्चुअल में मतलब क्या होता है? क्रिएटिंग मल्टीपल मेथड्स या फिर बोलते हो फंक्शंस, दोनों एक ही है, विथ सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। डिफरेंट पैरामीटर्स या फिर डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो यहाँ पे एक और फंक्शन बनाया, मान लो ये एक और फंक्शन बनाया है, इसके नीचे एग्जिट सेम नाम का, इसमें दो पैरामीटर्स है, एक इंटीजर n और एक इंटीजर a। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंड लिखेंगे और ये प्लस a कर देंगे, प्लस दोनों चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी n और a।
इस केस में हमने कुछ पैरामीटर पास नहीं किया तो इनसाइड द फंक्शन प्रिंट होगा। एक पैरामीटर पास करेंगे तो पहला वाला ये वाला फंक्शन प्रिंट होगा 9th लाइन वाला, और 2 पैरामीटर्स पास करेंगे तो ये लास्ट वाला फंक्शन प्रिंट होगा जो हमने अभी लिखा, इनसाइड द 10 एंड 20 फंक्शन। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा क्योंकि बहुत टाइम दे दिया इसको। ये है मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग का मतलब भी हमने देख लिया, क्रिएटिंग मल्टीपल मेथड्स और फंक्शंस विद सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स या फिर डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स। इसमें 0 पैरामीटर है, इसमें 1 पैरामीटर है, इसमें 2 पैरामीटर है। अब मान लो हमने ये कर दिया तो एरर देगा, इसमें भी एक ही पैरामीटर रखा, अब रन किया तो ये एरर देगा कि एक ही नाम के एक ही पैरामीटर के 2 फंक्शंस बना दिए हैं, नॉट नो सुटेबल मेथड और फंक्शन फाउंड, क्योंकि ये सेम नाम के 2 फंक्शंस है। पहले तो ये मैं हटा देता हूँ, एक ही पैरामीटर पास किया, स्टिल एरर देगा क्योंकि एक जैसे 2 फंक्शन मैंने बना दिए हैं। तो ये चीज़ नहीं चलती है जावा में। अरे तो यहाँ से नहीं, यहाँ से अनडू हो। जावा में एक नाम से 2 फंक्शन नहीं बना सकते, बट मेथड ओवरलोडिंग के केस में पैरामीटर्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट। अब मेथड ओवरलोडिंग हम क्यों पढ़ रहे थे, इसके लिए पॉलीमॉर्फिज्म के लिए। हमने देखा एक फंक्शन जो है ये वाला वो 2 नंबर्स को प्रिंट करने के लिए यूज़ हो रहा है, ये वाला जो फंक्शन है ये 1 नंबर को प्रिंट करने के लिए यूज़ हो रहा है, ये वाला फंक्शन है वो 1 नंबर को प्रिंट करने के लिए। अब मान लो यहाँ पे इनसाइड द फंक्शन प्रिंट करेगा। अब मान लो यहाँ पे 2 नंबर्स है इन 10, या फिर 2 वाला ऊपर ले लेते हैं, इस फंक्शन को जो है ऊपर ले लेते हैं। अरे 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 इसको ऊपर ले लेते हैं, और जो दूसरा फंक्शन है उसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स रखते हैं, इंटीजर n, इंटीजर a, इंटीजर b। और मान लो इसके अंदर 3 फंक्शंस या 4 फंक्शंस रखते हैं, इंटीजर n, इंटीजर m, इंटीजर n, इंटीजर o। ये 4 पैरामीटर्स रख लिए। अब देखो फंक्शन का नाम सिर्फ मैं चेंज करके सबकी जगह मैं लिख देता हूँ FUNC नहीं, सम सी। ठीक है, अब सम रख दिया है मैंने सबका नाम, सारे फंक्शंस का नाम। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा हूँ ना, मैं जो ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन कॉल कर रहा हूँ उसमें पैरामीटर्स चेंज करते रहूँगा। मैंने 2 पैरामीटर्स डाले, 10 और 20। ये क्या हो गया, n इज़ ऑलरेडी डिफाइंड इन अ क्लास। अच्छा सॉरी, मुझे थोड़ी और चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। एक तो यहाँ पे O और P कर दूंगा, और यहाँ पे मैं कर दूंगा ये सारी चीज़ें प्रिंट। सम इज़ यहाँ पे प्लस n प्लस a प्लस b, ये चीज़ प्रिंट कर दूंगा। और इसके अंदर सम इज़ n प्लस a, 2 ही नंबर्स है तो ये 2 ही चीज़ें प्रिंट करूँगा। और लास्ट वाले के अंदर सम इज़ n प्लस m प्लस o प्लस p, ये 3 चीज़ें प्रिंट कर दूंगा। मैंने फंक्शन कॉल के वक्त 2 पैरामीटर्स पास किए हैं, तो सम इज़ 10 20। सॉरी, ये दोनों कॉन्कैट ही हो जा रहे हैं, मुझे कॉन्कैट नहीं करना है, मुझे करना है n प्लस a को प्रिंट। क्या अब ठीक है, 30 वैल्यू आएगी, ठीक है। तो मैं ब्रैकेट्स में डाल दूंगा तो ये कॉन्कैट नहीं होगी, अभी जो है कॉन्कैट हो जा रही है, दोनों चीज़ें एक दूसरे के पीछे जुड़ जा रही है। कोई नहीं, अगर ये क्वेश्चन भी पूछेंगे कॉन्कैटिनेशन का तो अब हमें पता है कि कैसे टैकल करना है, अंदर नहीं बाहर आएगा। तो ये चीज़ें अब हम टैकल कर सकते हैं कैसे कॉन्कैट करना है। 30 आ गया, 2 चीज़ें पास की तो मैंने, अब मैंने मान लो 3 चीज़ें पास की और फिर चलाया तो ऑटोमेटिक वो 3 पैरामीटर्स वाला फंक्शन चला देगा। 60 आ गया। अब मान लो 4 पैरामीटर्स पास किए और फिर एंटर किया तो ये वाला फंक्शन जो है लास्ट वाला कॉल करेगा। 100 आ गया, 60 प्लस 40। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक ही नाम के 4 मेथड्स बना दिए हमने, और उन चारों मेथड्स का काम अलग अलग है, अलग अलग फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो डिफ़ाइन करती है फीचर, इस फीचर को, पॉलीमॉर्फिज्म को। एक ही ये जो है नाम का फंक्शन अलग अलग चीज़ें परफॉर्म कर रहा है।
अगली देखते हैं इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस जो है एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, डिटेल्ड 6 मार्क का क्वेश्चन जो है बन सकता है। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस देखते हैं पहले, कितनी होती है। सॉरी, रन नहीं करना मुझे, अभी रन नहीं करना, इसे कमेंट करना है। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, पहला है हमारा सिंगल इनहेरिटेंस, दूसरा है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, इसे भी कमेंट करते हैं। तीसरा है हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस, और अरे रन हो जा रहा है बार बार, मुझे रन नहीं करना अभी। और चौथा है हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सी प्लस प्लस के केस में हमने 5 पढ़े थे टोटल, उसमें एक मल्टीपल इनहेरिटेंस भी था, मल्टीपल नॉट यूज्ड इन जावा। जावा के केस में हम मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं यूज़ करते, बट टाइप में आ गया है इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। जावा में यूज़ नहीं होता मल्टीपल इनहेरिटेंस, इसकी जगह जावा में यूज़ होता है क्या यूज़ होता है वो आगे देखते हैं जब एब्स्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद इंटरफेसिस यूज़ होता है, एक्चुअल में मल्टीपल इनहेरिटेंस की जगह इंटरफेस यूज़ होता है। कोई नहीं, अभी के लिए कंफ्यूज नहीं हो रहे, आगे देखते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब एक बार यहाँ पे समझ लेते हैं नोटपैड में, और मोस्टली सबको पता ही होगा, बस ऊपर ऊपर से एक बार देख रहे हैं कि क्या होता है सिंगल इनहेरिटेंस। अब सिंगल जो है हमारा इनहेरिटेंस कुछ इस तरह काम करता है। एक पेरेंट क्लास होती है, उसकी एक चाइल्ड क्लास होती है, ये है हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, एक पेरेंट क्लास है, उसकी एक चाइल्ड क्लास है, उसकी एक और चाइल्ड क्लास है। अच्छा, नेक्स्ट हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होती है। हायरार्किकल में एक पेरेंट क्लास है और उसके अलग अलग सीक्वेंसेस में ये है चाइल्ड क्लास है। यहाँ पे एक हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ये हमारा हायरार्किकल है। और हाइब्रिड क्या है, हाइब्रिड में सारे चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, कभी हायरार्किकल होता है, कभी ये होता है। हमने एक पेरेंट बना दी, उसकी मान लो 2 चाइल्ड बना दिए, ये मान लो एक और चाइल्ड बना दिया। अब मान लो इस चाइल्ड का जो है सिंगल इनहेरिटेंस है, एक और चाइल्ड, तो ये हो गया हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हमने सबका फिगर देख लिया है, सबको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं ये भी देख लिया है। अब हम पहली तीनों देख लेंगे, मतलब चौथा भी समझ आ ही जाएगा कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस को कैसे कैसे डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि चौथा वाला जो है पहले 3 का कॉम्बिनेशन हो सकता है। एक बार देख लेते हैं इनहेरिटेंस हमें यूज़ कैसे करते हैं कोड में। तो हम एक्सटेंड्स कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, सिर्फ जावा के केस में एप्लीकेबल है ये, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं ले रहे, हम जावा के कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं। एक्सटेंड्स कीवर्ड जो है वो सिर्फ जावा में यूज़ होता है। मैंने एक क्लास बनाया, पेरेंट नाम दे दिया, और क्लास अभी डिफ़ॉल्ट है, हमने पब्लिक नहीं किया है, तो क्लास पेरेंट दे दिया, और हमने एक बना दिया क्लास चाइल्ड, और इसको कर दिया एक्सटेंड्स पेरेंट। पेरेंट का पी कैपिटल है इसलिए मैं कैपिटल दे रहा हूँ, और चाइल्ड का भी सी कैपिटल ही ले लेते हैं। क्लास के केस में कैपिटल लेना अच्छी प्रैक्टिस है, इसलिए हमने ये क्लास चाइल्ड बना दिया है। अब एक बार इसको देखते हैं सच में इनहेरिटेंस होता है या फिर सिर्फ बोलने की बातें हैं। क्लास मेन बना है और उसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और यहाँ पे स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। और एक बार देखते हैं, हम पहले चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, चाइल्ड C1 इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड।
और फिर हम C1 के अंदर नेम के अंदर डालते हैं रजत। पहले नेम हम यहाँ पे बना लेंगे, नेम इक्वल्स टू रोशन दिया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, और रजत करना है हमको। सेमीकोलन मुझे पता है, मैं भूल गया यहाँ पे। तो अब हमने चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर नेम इक्वल्स टू रजत एक्सेस किया है, बट नेम इक्वल्स टू रजत जो है पेरेंट क्लास के अंदर है। नेम इक्वल्स टू रोशन, नेम जो वेरिएबल है वो उसके अंदर वैल्यू स्टोर करना है, बट वो पेरेंट क्लास के अंदर है। एक बार हम प्रिंट करके भी देख लेंगे कि क्या सच में प्रिंट होता है। C1 डॉट नेम क्या प्रिंट होता है देख लेते हैं। और यहाँ पे एक आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड, सॉरी मुझे पता नहीं है, मैं जावा में हूँ। स्ट्रिंग नेम और कहीं पे नहीं है। और कुछ एरर है, प्लीज़ डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक। पब्लिक क्लास देनी पड़ेगी, और वो तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बोल रहा है, क्योंकि पर वो समझ रहा है पेरेंट जो है वो मेन क्लास है मेरी। ठीक है, रजत प्रिंट हो गया है, प्रिंट कर लिया हमने रजत। इसलिए अगर ये मैंने क्या किया है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उससे पेरेंट क्लास के वेरिएबल को एक्सेस किया है। इसका मतलब चलो एक्सटेंड कीवर्ड से सच में इनहेरिटेंस तो होता ही है। किसी को समझ में नहीं आया तो ये मैंने इस सिंगल इनहेरिटेंस का इम्प्लीमेंट किया है। देखो एक पेरेंट क्लास है, उसकी एक ही चाइल्ड क्लास है। ये ऊपर वाली जो है पेरेंट क्लास है, ये नीचे वाली उसकी एक चाइल्ड क्लास है। ऊपर वाली चीज़ों को छोड़िए, मैंने कमेंट कर दिया, ये इग्नोर करेगा कंपाइलर। हमने एक पेरेंट क्लास बनाई है और इसकी चाइल्ड क्लास बनाई है, और हमने टेस्ट किया है कि क्या चाइल्ड क्लास सच में पेरेंट क्लास की चीज़ों को इनहेरिट करती है, क्या सच में पेरेंट क्लास का वेरिएबल और चाइल्ड क्लास का ये एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने से भी रोशन ही आ रहा है। क्या रीज़न है इसके पीछे, क्योंकि हम यहाँ पे जो है पेरेंट क्लास के अंदर हमने जो रोशन सेव किया है वो चीज़ यहाँ पे दिखाई नहीं है हमने। दिस डॉट नेम, एक काम करते हैं, सेम चीज़ को यहाँ पे प्रिंट करने की जगह यहाँ पे प्रिंट करते हैं। क्या क्या लगता है, कुछ चेंज आएगा? स्टिल नेम इज़ रोशन। हमने रजत जो है पास किया है, बट दिस डॉट नेम करते वक्त हमने रोशन जो है वही नेम प्रिंट किया। हमने इस कंस्ट्रक्टर से उस नेम के अंदर असाइन नहीं किया है। एक काम करते हैं, दिस डॉट नेम इक्वल्स टू, हम कर रहे हैं नेम, और नेम पैरामीटर में पास होगा, और पैरामीटर में स्ट्रिंग नेम पास होगा, और यहाँ पे हमारा रजत पास हो जाएगा। अब इस केस में क्या है, कंस्ट्रक्टर जो है वो इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ हो रहा है। यहाँ पे सेमीकोलन होगा। देखो कंस्ट्रक्टर जो है, इस बार कंस्ट्रक्टर ने यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर पे पास किया और कंस्ट्रक्टर ने इनिशियलाइज कर दिया दिस डॉट नेम को नेम। अब देखो ये एक्चुअल में हमने लिखा तो चाइल्ड क्लास के अंदर है, बट नेम जो वेरिएबल है वो सिर्फ पेरेंट क्लास के अंदर ही बना हुआ है। तो कंस्ट्रक्टर जो है उस पेरेंट क्लास के अंदर जाके उस नेम को असाइन कर रहा है और फिर वो नेम प्रिंट कर रहा है। अगर मैं दिस डॉट नेम की जगह सिर्फ नेम प्रिंट करता हूँ तो ये देखो आउटपुट में रजत ही आएगा, क्योंकि इस बार जो है इसने पहले नेम चेंज कर दिया फिर प्रिंट करा। अगर मैं इस कमांड को नीचे लिखता और उसको ऊपर प्रिंट कराता तो अब देखो पहले वो प्रिंट हो जाएगा, स्टिल 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 देखो कंस्ट्रक्टर में जाके वो इनिशियलाइज कर दे रहा है फिर प्रिंट हो रहा है। क्या बात है, ये मैजिक है जावा का। क्योंकि जो नेम वेरिएबल है उसने कंस्ट्रक्टर कॉल पे ही उसको इनिशियलाइज कर दिया है और फिर उसने प्रिंट किया है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये जावा में जो थी इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी थी, हमने सिंगल इनहेरिटेंस देख लिया। मल्टीपल इनहेरिटेंस करने के लिए हम क्या देखेंगे, देखो कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत नहीं है, अभी हमें हटा देते हैं कंस्ट्रक्टर को। कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत नहीं, हटा देते हैं, सारी चीज़ों को हटा देते हैं। अब चाइल्ड एक्सटेंड्स पेरेंट। अब हमने सिंगल इनहेरिटेंस जो था देख लिया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के लिए हम एक और क्लास बना देते हैं चाइल्ड 2 नाम से, और उसको इनहेरिट करते हैं एक्सटेंड्स पेरेंट, या फिर इसको चाइल्ड से एक्सटेंड करेंगे। अब ये कौन सी हो गई हमारी इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल हो गई। हमने एक चाइल्ड 2 बनाया है और वो इनहेरिट कर रही है चाइल्ड की प्रॉपर्टीज़। अब देखो चाइल्ड की प्रॉपर्टीज़ मतलब वो पेरेंट क्लास की हुई प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर ही लेगा, क्योंकि चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ है, चाइल्ड 2 के अंदर चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज़ होंगी। मान लो इसको चाइल्ड 1 दे दिया और सारी जगह 1 कर देंगे, तो चाइल्ड 1 क्लास जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ चाइल्ड 2 के अंदर आ जाएंगी और
पेरेंट वाली प्रॉपर्टीज़ भी चाइल्ड 2 के अंदर आ ही जाएंगी। ये हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का सिंटैक्स था। हायरार्किकल करना होता तो क्या करते हम, इसको अगर पेरेंट बना दिया होता मैंने, तो दोनों ही क्लासेस पेरेंट को ये कर रहे हैं, हायरार्की कर रहे हैं। पेरेंट के लिए एक चाइल्ड 1 है चाइल्ड, एक पेरेंट के लिए चाइल्ड 2 है। देखो ये भी एक्सटेंड्स पेरेंट कर रहा है और ये भी एक्सटेंड्स पेरेंट कर रहा है, दोनों का पेरेंट सेम ही है, तो ये कर रहे हैं पेरेंट को ही इनहेरिट। अब देखो हमारे पास ऑप्शन क्या रहते हैं, चलो वो एग्जांपल आगे लेते हैं। अभी के लिए हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होगा, इन सब का मिक्सचर होगा। मान लो मैंने एक और क्लास बना दी चाइल्ड 3, और एक्सटेंड्स किससे करवाता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने करवाया है चाइल्ड, ये मान लो चाइल्ड 1 है, ये लिखा रहा ही नहीं है, ये मान लो चाइल्ड 2 है, और ये मान लो चाइल्ड 3 है, ये चाइल्ड 1 है। चाइल्ड 2 जो है उसका चाइल्ड 3 है, चाइल्ड 2 से इनहेरिट कर रहा है, और ये हमने बॉडी बना दी उसकी। तो ये चाइल्ड 3 जो क्लास है वो चाइल्ड 2 उसका पेरेंट है। तो ये हमने हायरार्किकल इनहेरिटेंस का जो यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया था वही सेम इम्प्लीमेंट भी कर दिया। देखो इनहेरिटेंस हमने देखा है। मान लो हमें एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं जो कि इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म दोनों को ही अच्छे से समझा देगा। मान लो मेरे पास एक पब्लिक क्लास है मेन, और उसके अंदर मेरा एक मेन फंक्शन है। ये हमारा मेन फंक्शन है। अब एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं जिससे पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस दोनों चीज़ें समझ आ जाएगी। अच्छा मान लो एक फ़ोन है मेरे पास, मैं मान लो 12th स्टैंडर्ड में हूँ, और मेरे पास एक फ़ोन है, मेरे पास नहीं है एक्चुअली, 12th स्टैंडर्ड में हूँ इसलिए मेरे पास नहीं है फ़ोन, और मेरे पेरेंट्स के पास फ़ोन है। मान लो इनके पास आईफोन 15 है, आईफोन 15 प्रो है मान लो। और 12th स्टैंडर्ड ख़त्म होने के बाद मैं कॉलेज में आता हूँ, थोड़ा कमाना स्टार्ट करता हूँ, और उसके बाद मेरे पास जो फ़ोन लिया मैंने वो मान लो ले लिया आईफोन 14। अच्छा ये दो चीज़ें हुई। अब जब मैं 12th में था तब मेरे पास एक ऑप्शन था कि कोई भी मुझे पूछे कि कौन सा फ़ोन तो यूज़ करता है, तो मैं पेरेंट्स का फ़ोन यूज़ करता था अपने काम के लिए। तो मैंने उनको बताया कि मेरे पास जो है वो है आईफोन 15 प्रो। अब मैंने यहाँ पे फ़ोन फंक्शन को कॉल किया और मैंने प्रिंट कर दिया। कोई पूछ रहा है मेरे को, मतलब फंक्शन कॉल कर रहा है कि कौन सा फ़ोन है तेरे पास, फ़ोन फंक्शन का नाम भी रख दिया है। मैंने यहाँ पे बोल दिया आईफोन 15 प्रो। ऊपर वाली चीज़ों को मैं कमेंट कर देता हूँ, नहीं तो ये एरर देंगे फिर से। इन चीज़ों को मैंने कमेंट कर दिया। अब पेरेंट क्लास में जो है मैंने 15 प्रो रख दिया है, और मैं चाइल्ड क्लास में लिख रहा हूँ जो मैंने अपना फ़ोन लिया है कॉलेज में आने के बाद, खुद कमाने के बाद, तो वो मैंने फ़ोन लिया है सेम नाम से। देखो एक चीज़ ये भी है कि यहाँ मेथड ओवरलोडिंग का भी कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। एक्चुअल में कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का भी मेथड का मतलब समझ में आ जाएगा। और ये सेम फंक्शन नीचे ला रहे हैं, सिर्फ आईफोन को भी थोड़ा सा नीचे ला रहे हैं। अब मान लो मेन फंक्शन जो है वहाँ पे कोई फ्रेंड आता है मेरा चाइल्ड, मेरा फ्रेंड है इसलिए चाइल्ड, और उसका फ्रेंड है फ्रेंड 1 इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड। अब ये जो फ्रेंड 1 है वो पूछता है मेरे पास कि कौन सा फ़ोन है, तो फ्रेंड 1 डॉट फ़ोन। अभी देखो मैंने अभी के लिए फ़ोन नहीं लिया है, मैं पहले मान रहा हूँ कि मैं हूँ 12th स्टैंडर्ड में, 12th के एग्ज़ाम्स दे रहा हूँ, तो मेरे पास फ़ोन नहीं है, इसलिए मैंने ये फ़ोन वाला मेथड जो है अभी कमेंट कर दिया है। अब मेरा फ्रेंड 1 जो पूछ रहा है फ़ोन कौन सा है, तो वो फ़ोन मैं कौन सा बताऊँगा, सॉरी सेमीकोलन रह गया, एक यहाँ सेमीकोलन रह गया, और क्या एरर है,
पब्लिक क्लास मेन के बाद जो है पैरेंथेसिस नहीं आएंगे, और कुछ है, और कुछ यहाँ पे सेमीकोलन है, 3 एरर्स हैं। अच्छा, मैंने एंटर किया और मेरे फ्रेंड ने जब फ़ोन पूछा कौन सा है, और मैंने सॉरी इसको एक्सटेंड नहीं किया है, मैं भूल गया कि मेरे पेरेंट भी है ऊपर, एक्सटेंड्स पेरेंट, ये गलती नहीं होनी चाहिए एक्चुअली। तो मैंने iPhone 15 प्रो बता दिया। जब फ्रेंड वन ने मेरे से पूछा, मैंने उसे iPhone 15 प्रो बता दिया, क्योंकि मैं 12th स्टैंडर्ड में था और मैंने अपने लिए फ़ोन नहीं लिया था। अब मान लो मैंने ये फ़ोन ले लिया है, ये मैंने अपना फ़ोन ले लिया, अब मैंने मेथड को फिर से अनकमेंट कर दिया। अब मेरे को कोई पूछेगा तो मेरे को iPhone 14 बताना है। मान लो फ्रेंड वन ने ही फिर से पूछा, मैं सेमीकोलन फिर से भूल गया, मान लो फ्रेंड वन ने ही फिर से पूछा है फ़ोन कौन सा है तेरे पास, और इस पर मैंने बताया iPhone 14। अब मेरे पास ऑप्शन था कि मैं 15 प्रो बता सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे पेरेंट का फ़ोन है, वो मैं बता सकता हूँ। बट मैं अपना ही फ़ोन बताऊँगा, मैंने खुद EMI पे किया है, मैंने खुद लिया है इस फ़ोन को, तो मैं अपना iPhone 14 ही बताऊँगा। अब इसको अगर कमेंट कर दिया तो स्टिल मेरे पास ऑप्शन है, मैं उसे ये नहीं बोलूँगा मेरे पास फ़ोन नहीं है, मुझे कुछ तो दिखाना है ना उसको, तो मैं बोल दूँगा मेरे पास iPhone 15 प्रो है। अब मैंने फ़ोन ख़रीद लिया तो वो चीज़ ही मैं बताऊँगा कि भले फ़ोन सस्ता हो बट मैंने खुद ख़रीदा है। तो ये iPhone 14 ये प्रिंट हो गया। अब इससे क्या क्या चीज़ें सीखने मिली, देखो सबसे पहले ये मेथड की जगह अगर कंस्ट्रक्टर होगा तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग सीखने मिला, मेथड ओवरलोडिंग सीखने मिला। और मेथड ओवरलोडिंग एक्चुअली नहीं सीखने मिला, हम एक चीज़ को एक बार को एक इसको कमेंट कर दे रहे हैं, बट ये पता चला कि किसको प्रेफरेंस देता है। चाइल्ड क्लास को है, चाइल्ड क्लास का फंक्शन एक ऑलरेडी बना हुआ है तो उसको प्रेफरेंस देगा। मान लो यहाँ पे मेरे को एक पूछा, कार भी बना देते हैं, मेरे को मेरे एक फ्रेंड ने पूछा कि तेरे पास कौन सी कार है, ये पैरेंथेसिस एक और आएगा। मान लो मेरे फ्रेंड ने पूछा कि कौन सी कार है, और मैंने उसको बोला कि मेरे पास कार है मर्सिडीज, तो ये हो गया मेरे पेरेंट की कार हो गई, ठीक है। अब मान लो फ्रेंड वन ही मुझे पूछता है कार कौन सी है तुम्हारे पास, तो उस केस में मैं मर्सिडीज बताऊंगा क्योंकि वो मेरे पेरेंट्स के पास है, ये मर्सिडीज मैंने प्रिंट कर दिया। अगर मेरे पास भी कोई कार होती, मैंने लिया होता, तो वो मैं नीचे लिख देता, यहाँ पे उसका फंक्शन बना देता। बट मुझे क्या करना है, मेरा कार का बजट नहीं था, मैं अभी कॉलेज में ही हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ साथ में, मैंने फ़ोन अपने लिए लिया है, बट कार पेरेंट्स के ही है अभी भी, तो मैंने फ़ोन के लिए जो है फंक्शन बना दिया है। तो फ़ोन के लिए देखो ये iPhone 14 बोल रहे हैं, हाँ फ़ोन खुद का है बताऊँगा मैं, पर कार जो है वो मर्सिडीज़ बता रहा हूँ, भले ही वो मेरी नहीं है, वो मेरे पेरेंट्स की है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेफरेंस देगा चाइल्ड क्लास के फंक्शंस को, अगर चाइल्ड क्लास का फंक्शन कॉल हो रहा है तो चाइल्ड क्लास के फंक्शन को प्रेफरेंस देगा। पर अगर चाइल्ड क्लास में वो फंक्शन नहीं है तो वो जाएगा पेरेंट क्लास के पास और वही सेम फंक्शन कॉल कर देगा जो यहाँ पे हो रहा है कार के केस में। ठीक है, तो अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरह मेथड्स को प्रेफरेंस देते हैं, किस तरह ये जो है फंक्शन ऑब्जेक्ट कॉल्स करते हैं मेथड को, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम ये करके। तो इसमें हमने देखा कि फ़ोन जो है अलग अलग फॉर्म में है। मेरे पास ऑप्शन था फ़ोन iPhone 15 प्रो बोलने का भी ऑप्शन था, मेरे पास ऑप्शन iPhone 14 बोलने का भी था, बट मैंने प्रेफरेंस दिया 14 को क्योंकि वो पर्सनल था, खुद लिया था। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है इस तरह काम करता है कि एक चीज़ बहुत सारे फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है एक क्लास के अंदर। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस भी देख लिया। अब ये जो है इनहेरिटेंस का ही एग्जांपल है, एक पेरेंट क्लास है, उसका एक चाइल्ड क्लास है, और पेरेंट क्लास की मेथड को जो है हम यहाँ पे चाइल्ड क्लास से एक्सेस कर रहे हैं। कार मेथड जो है, मेथड भी हो सकता है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन हमने लास्ट में क्यों डाला। अब एब्स्ट्रैक्शन जो है जावा में एब्स्ट्रैक्शन का एक्चुअल में मीनिंग ये होता है, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है टू हाइड द नेसेसरी डेटा फ्रॉम द एंड यूज़र and to show only the necessary data to the user। ठीक है, इसमें भी हमने एक बहुत अच्छा एग्जांपल लिया था लास्ट डेट की वीडियो में। हमने बोला था कि एक कार है सपोज हमारे पास, ये मान लो यहीं पे ही हम मेरे को पूछते हैं मर्सिडीज़ है मेरे पास, मैंने उनको बताया कि मर्सिडीज़ है मेरे पास, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया है।
अब उन्होंने मेरे को अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि मर्सिडीज में कितने गियर होते हैं, अब मर्सिडीज मेरी ऑटो थी भले ही, पर उन्होंने जब गियर पूछा तो मैं नहीं बता पाया, क्योंकि वो मर्सिडीज मेरी नहीं है, मैंने कभी उसे चलाया नहीं है। इस तरह कि मैं नहीं बता पाऊंगा कि कितने गियर्स है ही नहीं एक्चुअल में गियर्स मर्सिडीज में, फिर भी मैं नहीं बता पाऊंगा। तो इस केस में क्या हुआ है कि मुझे गियर कितनी है वो पता करके कुछ करना भी नहीं है, क्योंकि मुझे कार चलाना आता नहीं है। अब मैं जस्ट कॉलेज में आया हूँ, मैं अभी 18 का हुआ हूँ, मैं हो सकता है अंडर 18 भी हो, तो मेरे पास लाइसेंस नहीं है, तो मुझे कार का कुछ काम भी नहीं है, तो मैं पता करके क्या ही करूँगा। तो मैं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जो है यूज़ कर सकता हूँ। अब एब्स्ट्रैक्ट वाइड अगर मैं यूज़ कर दूँ यहाँ पे, तो इस केस में क्या होगा, देखो मैं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्ट वाइड कार। इस केस में देखो एरर आएगा कि जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसकी एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी नहीं होती, ऐसा बोल रहा है। एब्स्ट्रैक्ट में एक्चुअल में मैं क्या करूँगा कि मुझे ये चीज़ बतानी ही नहीं है, तो मैं सिर्फ इतना ही फंक्शन कॉल करके यहीं पे ही ख़त्म कर दूँगा। अब पेरेंट, ये देखो ये एरर तो हम ला ही रहे थे, हम अपने हाथ से ही ला रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट ये क्या है, पेरेंट इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड कार इन पेरेंट। एब्स्ट्रैक्ट पेरेंट को भी कर देते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई। हम क्या कर रहे हैं, देखो हम एब्स्ट्रैक्ट कार जो है, कार की डिटेल्स जो है ये हम छुपा रहे हैं अपनी चाइल्ड क्लास से। चाइल्ड क्लास इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन पेरेंट। देखो हम यहाँ पे जब कार को एक्सेस करने जा रहे हैं तब वो एरर आ रहा है, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन कर दिया हमने। एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन किया मतलब मुझे उस चीज़ के बारे में पता करना ही नहीं, करने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे अभी पढ़ाई पे ध्यान देनी है। तो मैं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ कर लूँ, मेरे पेरेंट्स एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ कर लेंगे, ताकि मुझे इन चीज़ों के बारे में पता ही ना चले, मैं पता करके करूँगा भी क्या। अब इस केस में यही चीज़ हुई कि कार चलाना मुझे सीखना है, तो मैं वही चीज़ें सीखूँगा कि जो मेरे काम की है। मैं गियर स्विच करना सीखूँगा, मैं क्लच कैसे छोड़ते हैं और गियर स्विच करते हैं वो सीखूँगा, मैं ब्रेक लगाना सीखूँगा, मैं एक्सीलेटर देना सीखूँगा, कैसे धीरे धीरे क्लच छोड़ के एक्सीलेटर देना है वो सीखेंगे। और ऑटोमेटिक है तो गियर बॉक्स जो है उसकी जगह क्या होता है, क्या टेक्निक होती है वो देखेंगे, और ये सारी चीज़ें देखेंगे। बट हम इंजन खोल के ये नहीं देखेंगे कि क्या मोटर कैसे काम करती है, कौन सी इंजन है, क्यों इन इंजन को ही यूज़ किया, ये सब चीज़ें मेरे काम की नहीं है। मुझे बस कार मिली है तो वो कार को चलाना सीखना है, और वो कार के चलाने के लिए जितनी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है वही सीखेंगे। स्टीयरिंग कैसे घुमाना है, गियर कैसे चेंज करनी है, क्लच कैसे रिलीज़ करना है, ये सारी चीज़ें। तो एब्स्ट्रैक्शन का एक्चुअल में मतलब ही यही है कि हम जो है अपना काम का डेटा जो है उसे एक्सेस कर पा रहे हैं, उसे सीख पा रहे हैं। अब ये चीज़ तो मेरे पेरेंट्स भी मुझे नहीं बताएंगे कि क्यों इस कार में यही वाली इंजन यूज़ हुई है, क्यों दूसरी इंजन नहीं यूज़ हुई, और क्यों हम पेट्रोल की जगह पानी नहीं डाल सकते। ये सब नॉनसेंस क्वेश्चंस जो है, ये चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए। जो गाड़ी चलाने के लिए जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आनी चाहिए, और वही सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। ये है एब्स्ट्रैक्शन की, गाड़ी में जो बोनेट के अंदर इंजन है और जो ये पेट्रोल का टैंक है, ये सारी चीज़ें छुपी हुई है, क्योंकि उन सब चीज़ों के अंदर हम देख के हमको कुछ करना भी नहीं है, हमको बस अपना गाड़ी चलाने से मतलब रखना है। तो इसलिए एब्स्ट्रैक्शन का मतलब यही है कि अननेसेसरी चीज़ें जो है उनको छुपा देना, और जो नेसेसरी चीज़ें हैं, जो काम की चीज़ें हैं, उन्हें ही दिखाना। तो ये एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग हुआ। चारों चीज़ों का एक इनफॉर्मल डेफिनेशन, और ये हमने देख लिया है मीनिंग क्या होता है। अब हम बना के लिख सकते हैं इन चारों के केस में, डेफिनेशन की किस तरह एग्ज़ाम में लिखना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कुछ और टॉपिक्स हैं, बट उससे पहले एक्सेप्शन हैंडलिंग देख लेते हैं, क्योंकि जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेम चीज़ ही है जो हमने पाइथन में सीखी थी, एग्जैक्टली सेम चीज़ है जो हमने पाइथन में की थी, बट वही चीज़ है, एक दो चीज़ एक्स्ट्रा है, थ्रोस फाइनली यहाँ पे एक्स्ट्रा है। तो देखते हैं क्या होता है। हम एक क्लास बना रहे हैं, और मेन पब्लिक बना देते हैं, इसको पब्लिक बनाना अच्छी हैबिट है, और वाइड मेन मेथड बना रहे हैं। यहाँ पे मेन मेथड बना दिया है, और मेन मेथड के अंदर अब हम देख रहे हैं ये कैसे होता है, एक्सेप्शन कैसे हैंडल होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक मेन मेथड बना दी है फिर से, और हम यहाँ पे देखते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे काम करता है। मैंने मान लो यहाँ पे इंटीजर n ले लिया है, इक्वल्स टू 0 ले लिया है, और यहाँ पे मैं ट्राई ब्लॉक दे रहा हूँ n इक्वल्स टू n
n इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाई 0 ले रहा हूँ और इसको कैच कर रहा हूँ मैं यहाँ पे एक्सेप्शन ई। अब ये क्या है, एक्सेप्शन क्लास है एक, और उसके अंदर ई जो है मैंने एक नाम दिया है कि कौन सा एक्सेप्शन है उसको कैच करे। कुछ बॉडी नहीं लिख रहा, मैं बस रन कर रहा हूँ। अब ये कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल हो गया। देखो किसी भी नंबर को डिवाइड बाय ज़ीरो करेंगे ये एरर देगा। अगर मैंने ट्राई के बाहर डाला है इस चीज़ को, ये एरर देगा कि किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। कौन सा एरर है ये, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन वाला एरर। ठीक है, डिवाइड बाय ज़ीरो नहीं हो सकता किसी भी चीज़ में, एक्सेप्शन ऑकर हुआ। बट मैंने इसी चीज़ को यहाँ ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल के उस एक्सेप्शन को रेज नहीं होने दिया। एक्सेप्शन रेज हुए बिना ही ये सीधा प्रिंट हो गया। यहाँ पे मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो हम सिर्फ ई को ही प्रिंट करते हैं यहाँ पे, तो क्या एक्सेप्शन है वो दिखा देता है। एक्चुअल में देखो यहाँ पे एरर कोई भी नहीं आया है, सिर्फ एरिथमेटिक एक्सेप्शन है वो दिखा रहा है। अब मैं मान लो यहाँ पे एन को डिक्लेयर ही नहीं कर रहा हूँ, यहाँ एन को डिक्लेयर नहीं किया और यहाँ एन को यूज़ कर रहा हूँ। मान लो 10 डिवाइड बाई 0 नहीं, 10 डिवाइड बाई 10 है। आंसर एन में 1 आना चाहिए, बट एन को मैंने डिक्लेयर ही नहीं किया है कहीं पे भी। ठीक है, तो ये भी एक एक्सेप्शन है कि एन को फाइंड नहीं कर पा रहा, ये भी एक एक्सेप्शन है। बट ये कोई टाइप का एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ पे एरर नहीं देगा, एरर ही देगा। अब मैं मान लो ट्राई के अंदर कुछ भी डाल सकता हूँ। अब देखो टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, कितने टाइप्स के एब्स्ट्रैक्शन होते हैं। अब देखो बहुत सारे टाइप्स के एब्स्ट्रैक्शन होते हैं। टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एक्सेप्शन सॉरी इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यहाँ पे हम देखते हैं अलग अलग टाइप्स के एक्सेप्शन होते हैं। देखो अब ये एक्सेप्शंस जो है ना मोस्टली रन टाइम पे ही मिलते हैं, और रन टाइम पे ही उनको कैच करके शो करना पड़ता है कि कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे है। अब एक्सेप्शन हम यूजुअली देखो यहाँ पे एक्सेप्शन हम जो बना रहे क्रिटिकल स्टेटमेंट्स का ही लिखेंगे। हमने जैसे पाइथन में बात किया था, स्टेटमेंट्स जो है वो नॉर्मल भी हो सकती है और क्रिटिकल भी हो सकती है। जो क्रिटिकल स्टेटमेंट्स हैं ना, सिर्फ उन्हीं में ही चांस रहता है एक्सेप्शन ऑकर होने का, एक्सेप्शन थ्रो कर होने का। तो उन क्रिटिकल स्टेटमेंट्स को जो है हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं और एक्सेप्शन कैच कर देते हैं और उसे प्रिंट कर देते हैं जनरली, तो पता चले कौन सा एक्सेप्शन है। इस तरह बहुत सारे टाइप्स के एक्सेप्शंस है यहाँ पे लिखे हैं। हमने जो अभी टेस्ट किया वो अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, और एक एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, और एक दो चीज़ें और जो है हम देख लेते हैं। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें हम इतने सारे एक्सेप्शंस तो कॉलेज में लिखने के लिए नहीं पूछ सकते, बट हम देख लेते हैं एक बार। एक हमने एरे बनाया है, इंटीजर एरे ही ले मान लो, इंटीजर एरे इक्वल्स टू, हमने मान लो इसमें डिटेल्स दी है 1 2 3, ये नंबर लॉग बंद होगा, 1 2 3 दिया है और हम प्रिंट करवा रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। हम प्रिंट करवा रहे हैं एरे के 0th इंडेक्स पे। क्या ये एरर देगा? ये एरर नहीं देगा क्योंकि 0th इंडेक्स पे ऑलरेडी 1 पड़ा है। मैंने एरे के -1 इंडेक्स पे प्रिंट करा है। इस बार ये कैच ब्लॉक में जाएगा और प्रिंट कर देगा कि ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन है। इंडेक्स -1 जो है वो लेंथ से बाहर है। ये कोई एरर नहीं है, ये हम जो प्रिंट करवा रहे हैं कोई भी एरर नहीं है, ये एक्सेप्शन है जो कि हैंडल कैच होके ई के अंदर स्टोर हुआ है। हम उस ई को प्रिंट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया तो वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, सक्सेसफुली सारा कोड एग्जीक्यूट कर देगा। तो ई जो है वो एक्सेप्शन है, वो कैच होके प्रिंट हो रहा है। इस केस में एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स था। इसी तरह बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। हम किसी क्लास को एक्सेस करेंगे जो क्लास से इनहेरिट करेंगे जो क्लास नहीं है डिफाइन किया हुआ। हम कोई फाइल को एक्सेस कर रहे हैं जो फाइल नहीं है, ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती। हम इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन देंगे अगर हम किसी यूज़र ने कोई और तरीका का गलत इनपुट दे दिया है, उस केस में इंटरप्टेड एग्जीक्यूशन। बहुत सारे एग्जीक्यूशंस है। स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड सिमिलर ही है, रन टाइम एक्सेप्शन है, बहुत सारे एक्सेप्शन है। सारे हमारे सिलेबस में भी नहीं है,
हम एक्सेप्शंस के बारे में पूछे तो इन 3-4 इनमें से एग्जांपल्स लिख सकते हैं, और एक्सेप्शन क्या है ये भी पूछेंगे तो लिख सकते हैं। सभी के प्रोग्राम यहाँ पे एक एक दिए हुए हैं, सबके तो नहीं दिए, शायद मोस्टली सबके दिए हुए हैं, सबके नहीं दिए, बस एक दो को छोड़ के शायद सबके एरर दिए, नहीं सभी के ही दिए हुए हैं, के तक है। ठीक है, तो यहाँ आके किसी को देखना है तो देख सकते हैं प्रोग्राम, कि हमारे सिलेबस में सारे टाइप्स के एक्सेप्शंस नहीं है, इसलिए हम सारे एक्सेप्शंस नहीं देख रहे। अब ये जो थी हमारी एक्सेप्शन हैंडलिंग, हमने जो देखा 7 गैंगस्टर टॉपिक्स में से एक था। अब इसके सिवाय कुछ और चीज़ें हैं जो कि हम कवर कर सकते थे, बट इसके लिए हम क्वेश्चन बैंक रेफ़र कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे थियोरेटिकल चीज़ों का समझना और बेटर रहेगा। हाँ, यहाँ पे हमने वीडियो में कोड करके देख लिया कैसे सारी चीज़ें काम करती है, यही सारा सिंटेक्स यूज़ किया होगा किसी भी चीज़ को वहाँ पे क्वेश्चन बैंक में। तो थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेंगे हम, जिससे जिससे प्रोग्राम बनाना आ जाए, एटलीस्ट एक प्रोग्राम अगर पूछते हैं तो। अब कोई भी एग्जांपल की तरह प्रोग्राम ले लो जिसे हमें स्क्रैच से बनाना है। कोई सिंपल प्रोग्राम पूछेंगे, जैसे आज पाइथन में एक प्रोग्राम पूछ लिया था सिंपल कि 10 कैरेक्टर्स प्रिंट करवाने के लिए कुछ भी प्रोग्राम लिख लो, 10 नंबर्स प्रिंट कराने के लिए कुछ भी लिख लो। तो इस तरह इसमें भी पूछ सकते हैं कोई सिंपल प्रोग्राम। तो एक दो सिंपल प्रोग्राम देख लेते हैं कि कैसे बनाना है, ठीक है, फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो ये हमने मेन फंक्शन बना दिया है, मेन मेथड फिर से, और मेन मेथड के अंदर हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं जो कि यहाँ पे हो सकता है। हमने क्लासेस के इनहेरिटेंस के बहुत सारे क्लासेस बना के प्रोग्राम्स देख लिए हैं। हम सेम तरीके से पाइथन की तरह ही रिकर्जन पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसका उसका जो ये है सिंटैक्स है एग्जैक्टली सेम है सी प्लस प्लस में जो हमने देखा था रिकर्जन का सिंटैक्स, वही सेम फंक्शन डिक्लेयर करते वक्त फंक्शन कॉल अंदर ही होगा। वो सारी चीज़ें तो हमने पाइथन में सी प्लस प्लस में सभी में देखी थी, तो वो सेम एग्जांपल्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। या फिर ले सकते हैं सेम एग्जांपल भी अगर समझ में आना है तो, बट फैक्टोरियल वाला है उसमें 2-3 लाइन्स के कोड है, फिबोनाची वाला 2-3 लाइन्स के कोड है, तो सारी चीज़ें सबको पता ही होंगी। इसमें कुछ और प्रोग्राम पूछ सकते हैं। हमने लूप्स नहीं देखी, फॉर लूप्स कैसे होती है, तो फॉर इंटीजर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, सेम सिंटैक्स है एग्जैक्ट सी प्लस प्लस का जो था। और बस सिंटैक्स के अंदर प्रिंट करने के लिए हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज़ कर रहे हैं। प्रिंटलन यूज़ कर रहे हैं न्यू लाइन में हर इनपुट के आने के लिए, या फिर हम प्रिंट यूज़ कर सकते हैं, और आई हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। ये प्रोग्राम जो है हमारा आउटपुट में देगा 1 2 3 4 5 6 7 9, 0 से 9 तक, लेस देन इक्वल्स टू 10 कर देंगे, और 1 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 से 10 तक देगा। और अगर स्पेस भी चाहिए तो यहाँ पे प्लस करके ये जो है स्पेस डाल के डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे, तो ये हर एक कैरेक्टर को स्पेस के बाद प्रिंट करेगा। इसी के साथ और भी चीज़ें हम कर सकते हैं, वाइल लूप यूज़ करके कर सकते हैं हम। वाइल n लेस देन n ग्रेटर देन 0 हम एक n बना देते हैं, इंटीजर n इक्वल्स टू 10, और जब तक n ग्रेटर देन 0 हो तब तक हमें प्रिंट कर देना है n को। सेम चीज़ ही प्रिंट कर लेते हैं, सेम चीज़ प्रिंट कर लेते हैं, और n माइनस माइनस कर लेते हैं, n इक्वल्स टू n माइनस 1। सेम चीज़ प्रिंट कर ली, वाइल लूप भी एक बार प्रिंट कर लेगा। ये एरर क्यों आया, कैन नॉट फाइंड सिंबल वेरिएबल आई, क्यों नहीं फाइंड कर रहा। हम एक काम करते हैं, स्पेस पहले दे देते हैं, प्लस आई देते हैं, एंटर करते हैं। एक्चुअल में किसी वेरिएबल और स्ट्रिंग को सेपरेट करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं कॉन्केटिनेशन। यहाँ पे हमारा सही था वो, बस मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम था। यहाँ पे आई नहीं मिलेगी हमको, यहाँ पे एन ढूंढना पड़ेगा। स्पेस तो रहने देते हैं, और प्लस जो है एन कर देते हैं कॉन्कैट। अब एन की वैल्यू 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 हो गया, और आई की वैल्यू ये हो गई 1 to 10। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक प्रोग्राम से कैसे लूप चलती है। सिमिलरली डू वाइल लूप भी सेम टू सेम आती है, सी प्लस प्लस में थी हमारी उसी तरह।
इफ एल्स का सिंटैक्स भी एग्जैक्ट सेम ही है जैसे हमने सी प्लस प्लस सी में देखा था, वही चीज़ें ब्रैकेट्स के अंदर हम एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन बोल लो, कंडीशन बोल लो, और फिर इफ़ की बॉडी सेम है, वही सेम चीज़ें हैं। इफ़ के अंदर हम नेस्टेड इफ़ भी बना सकते हैं, लूप्स भी नेस्टेड बना सकते हैं, एक और फॉर लूप बना सकते हैं, अंदर कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर हो जाएगी अगर वो एन तक चलेगी तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जावा में। ज़्यादा डीप में इसलिए नहीं गए क्योंकि सारी चीज़ें पहले से पढ़ी हुई थी हमने। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने पाइथन में भी पढ़ी हुई थी, हमने सी प्लस प्लस में भी लास्ट ईयर पढ़ा हुआ था सेकंड सेमेस्टर में। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले से पढ़ी थी, इसलिए डीप में नहीं गए। ऊपर से जावा का कॉन्टेक्ट सिंटैक्स जो है वो एग्जैक्ट हमारे सी प्लस प्लस की तरह है। और सी प्लस प्लस और जावा में थोड़े ही डिफरेंसेस थे। एक तो इनहेरिटेंस का एक टाइप सपोर्ट नहीं करता था, और एक्सेस स्पेसिफायर में डिफ़ॉल्ट जो है वो सी प्लस प्लस में नहीं आता था। बस बाकी सारी चीज़ें सी प्लस प्लस और जावा में सेम ही थी। सी प्लस प्लस जो होती है लो लेवल प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होती है, वैसे वो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम्स लिखने के लिए यूज़ होती है, और इसलिए उसको लो लेवल कंप्यूटर से जो थोड़ा नज़दीक रहने वाली लैंग्वेज बोलते हैं। और जावा हम मोस्टली यूज़ करते हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, तो इस काम आती है जावा। बाकी सिंटैक्स दोनों का सिमिलर है, सेम है नहीं कह सकते, बट सेम चीज़ है। मेन मेथड से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है,